हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे। और आज की इस वीडियो हम देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 6 दोस्तों हमारा चल रहा है, जिसमें आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जैव विकास यानी कि इवोल्यूशन के संदर्भ में मिलर व यूरो का प्रयोग। देखिए, जैव विकास के संबंध में जैसा कि आपको पता है कई सारे वैज्ञानिकों ने अपनी अलग अलग मत दी है, जिसमें जो मिलर व यूरो का प्रयोग है ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पेपर में भी कई बार ये पूछा जा चुका है। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैव विकास के संदर्भ में यदि हम मिलर व यूरो के प्रयोग की बात करते हैं तो मिलर व यूरो के प्रयोग के पहले जो ओपरिनवाद आया था, ओपरिनवाद का जो संबंध था वो भी किससे था कि कार्बनिक पदार्थों से ही किसका संश्लेषण होता है, नए जीवों का संश्लेषण होता है। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मिलर व यूरो ने सन 1953 में यानी 1953 में जीवन की उत्पत्ति के संबंध में इन्होंने भी जैव रासायनिक सिद्धांत का समर्थन किया और इन्होंने भी एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे हम क्या कहते हैं, मिलर व यूरो का सिद्धांत कहते हैं। इनके अनुसार भी सेम जल में पहले कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण हुआ और फिर उन्हीं कार्बनिक पदार्थों से आगे चल के नए जीवों का विकास हुआ। तो जैसा कि इसके पहले भी आप लोगों ने जैव विकास के संदर्भ में कई सारे प्रयोग पढ़ चुके हैं। इसके पहले आप लोगों ने लैमार्कवाद व डार्विनावाद को भी समझ चुके होंगे। यदि अभी तक आप नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के वहां पे डार्विनावाद और लैमार्कवाद की वीडियो आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए, यदि हम मिलर व यूरो के प्रयोग की बात करते हैं तो इनके प्रयोग जो है, ये प्रयोग जो है तो 3 से 4 स्टेप में संपन्न होता है। जैसा कि आप लोगों ने ओपरिनवाद देखा था, ओपरिनवाद में भी आपने क्या देखा था कि सबसे पहले जो है जल में कार्बनिक अणुओं का संश्लेषण होता है, उसके बाद वही कार्बनिक अणु जो है आगे चल करके एक नए जीव का निर्माण करते हैं। तो पूरी की पूरी ये जो मिलर व यूरो का संदर्भ है इसमें भी सेम 3 से 4 स्टेप में यह प्रक्रिया संपन्न होगी। देखिए, सबसे पहले इसमें क्या होता है कि जो आदि वातावरण था उसमें सबसे पहले 4 प्रमुख तत्व उपस्थित थे, जिसमें से हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन जो है मुख्य रूप से उपस्थित थे। तो सबसे पहले मिलर व यूरो ने अपने प्रयोग में क्या बताया कि जो आदि वातावरण था उसमें प्रमुख 4 तत्व उपस्थित थे, जिसमें से हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन प्रमुख रूप से उपस्थित तत्व थे। ऐसा इन्होंने माना कि आपस में ये चारों तत्व मिल करके कई सारे अणुओं का संश्लेषण किए। तो देखिए, इसमें मुख्य रूप से सबसे पहले आप देखेंगे यहां पे कि H2 अणुओं का संश्लेषण होता है। आपस में जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन परमाणु मिले तो हाइड्रोजन अणु का निर्माण हुआ। उसके बाद देखिए, जब हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ संयोग किया तो H2O बना। उसी प्रकार हाइड्रोजन जब कार्बन के साथ संयोग किया तो मीथेन गैस बनी। फिर उसी प्रकार नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन किसके साथ जब क्रिया की, नाइट्रोजन ने जब हाइड्रोजन के साथ क्रिया किया तो वातावरण में फिर अमोनिया गैस बनी। वहीं कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया किया तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। उसी प्रकार जब हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन आपस में संयोग किए तो हाइड्रोजन साइनाइड गैस बनी। तो इस प्रकार से सबसे पहले मिलर व यूरो ने क्या माना कि आदि वातावरण पर 4 प्रमुख तत्व उपस्थित थे और जब वो आपस में मिले तो आपस में उनके मिलने से कई सारे यौगिकों का निर्माण हुआ। तो ये रही पहले स्टेप की बात। अब दूसरे स्टेप में देखिए क्या होता है कि ये पूरे के पूरे जो तत्व या यौगिक बने हैं, जैसे H2O आपका बन गया, इसके अलावा हाइड्रोजन बन गया, मीथेन बन गई और अमोनिया बन गई, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। तो इन्होंने ऐसा माना, ये तो पहला स्टेप था। दूसरे स्टेप में इन्होंने क्या कहा कि ये जो प्रक्रिया है, दूसरी प्रक्रिया में क्या होगा कि आपस में जब ये तत्व आपस में मिले, या आप ये कह सकते हैं कि ये यौगिक जब आपस में मिले, जैसे देखिए, जैसे H2O आपस में मिला होगा मीथेन से, या कि मीथेन मिला होगा आपस में हाइड्रोजन से, या कि अमोनिया आपस में मिल जाए किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो इन्होंने क्या कहा कि सबसे पहले 4 तत्व उपस्थित थे, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, और ये आपस में मिलकर के कई सारे यौगिक बनाए, H2O, CH4, मीथेन, NH3, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। अब इन्होंने ये माना कि जब ये यौगिक आपस में मिले, बाद में जब ये यौगिक आपस में मिले तो ये इनके मिलने से कई सारे कार्बनिक अणुओं का निर्माण हुआ। तो यहां पर लिखा भी गया कि उपर्युक्त तत्वों से पृथ्वी के समुद्र में निम्न प्रकार के कार्बनिक अणु बने। तो जब H2O, हाइड्रोजन, मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस जैसी गैसें बन गई, इसके बाद क्या माना गया कि जब ये आपस में तत्व मिले तो इनके मिलने से पृथ्वी के जो समुद्र थे उनके जल में मुख्य रूप से कई सारे कार्बनिक अणुओं का संश्लेषण हुआ। अब देखिए, कार्बनिक अणु कैसे बने क्रमशः। तो सबसे पहले यहां पे बताया गया कि जैसे मान लीजिए मीथेन है, तो मीथेन ने जब किसके साथ क्रिया किया, जल के साथ क्रिया किया होगा।
तो मीथेन जल के साथ क्रिया करके 3 चीजें बनाई, जिसमें से शर्कराएं बनी, वसीय अम्ल बने और इसके अलावा ग्लिसरॉल का निर्माण हुआ। वहीं दूसरे स्टेप में क्या है कि जब मीथेन जल और अमोनिया मिली तो इसके मिलने से अमीनो एसिड बने। फिर इसके बाद देखिए आपस में फिर क्या बताया गया कि जब मीथेन, हाइड्रोजन साइनाइड, अमोनिया और जल, ये जब आपस में चारों चीजें मिली तो फिर इनके मिलने से नाइट्रोजनी क्षारक का यानी कि नाइट्रोजनी बेस का निर्माण हुआ। देखिए अगले स्टेप में क्या होता है कि उपर्युक्त प्रकार से बनने वाले सभी कार्बनिक पदार्थों ने बहुलीकरण के द्वारा कार्बनिक अणुओं के दीर्घ अणुओं का संश्लेषण किया। मतलब अगले स्टेप में ये क्या कह रहे हैं कि जैसे ही छोटे छोटे अणुओं का निर्माण हो गया तो ये आपस में छोटे छोटे कार्बनिक अणु ये आपस में पुनः संयोग किए और आपस में बहुलीकरण की क्रिया के माध्यम से यानी आपस में ये छोटे छोटे कार्बनिक अणु मिल करके बड़े अणुओं का यानी कि बड़े कार्बनिक अणुओं का निर्माण किया। तो बड़े कार्बनिक अणुओं का निर्माण कैसे हुआ? तो देखिए जब आपस में शर्करा जो है शर्करा से ही मिली, मतलब जब 2 शर्कराएं आपस में मिली या 2 से अधिक शर्कराएं भी आपस में मिली हो सकती है, तो जब शर्कराएं आपस में मिली तो उससे पॉलीसेकेराइड बने। मतलब जब आपस में शर्करा है तो वो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट ही तो शर्करा है। तो कार्बोहाइड्रेट या शर्करा जो है जब आपस में छोटी छोटी कार्बोहाइड्रेट मिले या छोटी छोटी शर्कराएं जब आपस में मिली तो एक बड़ी शर्करा का निर्माण किए, यानी कि कार्बोहाइड्रेट के पॉलीसेकेराइड्स का निर्माण हुआ। फिर दूसरे में क्या कहा कि जब वसीय अम्ल आपस में ग्लिसरॉल के साथ मिला तो इससे फिर कई सारी वसाओं का निर्माण हो गया शरीर के अंदर। फिर देखिए इसके बाद क्या कहा गया कि जब अमीनो एसिड जो है, चूंकि अमीनो एसिड तो आपको पता होगा कि ये प्रोटीन की इकाई होती है या प्रोटीन के बहुलक होते हैं अमीनो एसिड। तो देखिए बेसिकली जो अमीनो अम्ल है जब अमीनो अम्ल के साथ ही मिला तो जाहिर सी बात है प्रोटीन का निर्माण होगा। तीसरे भी स्टेप में क्या बताया गया कि जब अमीनो अम्ल से मिले तो प्रोटीन बन गया। उसी प्रकार जैसा कि आप लोगों को पता है कि नाइट्रोजनी क्षारक भी बन चुका है, तो नाइट्रोजनी क्षारक किसके साथ जब मिला? शर्करा के साथ। तो जब नाइट्रोजनी क्षारक शर्करा के साथ मिलता है तो आपको पता होगा कि नाइट्रोजनी क्षारक यदि किसी भी शर्करा के साथ मिलता है तो न्यूक्लियोसाइड्स का निर्माण होता है। अब जब न्यूक्लियोसाइड्स आपस में H3PO4 यानी कि फास्फोरिक अम्ल के साथ जब मिलता है तो यह न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण करता है। मतलब न्यूक्लियोसाइड्स यदि किसके साथ मिल जाए? फास्फोरिक अम्ल के साथ मिल जाए तो इससे क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण होता है। अब इसके अलावा एक चीज और यहां पे है कि आपस में यदि न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलते हैं तो न्यूक्लियोटाइड्स जब आपस में मिलते हैं तो कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर के आपस में न्यूक्लिक एसिड का निर्माण करेंगे, यानी कि डीएनए या आरएनए का निर्माण करेंगे। फिर इन्होंने क्या बताया कि आपस में जब ये सभी के सभी यहां पे मुख्य रूप से जो कार्बनिक यौगिक हैं इनका निर्माण हो चुका तो इनके बाद इन्होंने क्या कहा कि कार्बनिक पदार्थों तथा लवणों ने आपस में संगठित होकर के प्रथम जीव का निर्माण किया। तो इनका मानना यह था कि सबसे पहले पृथ्वी पर 4 प्रमुख गैसें थी, जिसमें से हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये सबसे पहले पृथ्वी पर 4 प्रमुख गैसें थी। उसके बाद ये गैसें आपस में संयोग करके कई सारे यौगिकों का निर्माण किए और फिर वो यौगिक जब आपस में मिले एक दूसरे से तो फिर कार्बनिक अणु छोटे छोटे बने और फिर जब छोटे छोटे कार्बनिक अणु आपस में संयोग किए तो बड़े बड़े कार्बनिक अणुओं का निर्माण हुआ। और जब बड़े बड़े कार्बनिक अणु बन गए तो यही बड़े बड़े कार्बनिक अणु आपस में मिलकर के लवणों के साथ संयोग करके जीव की उत्पत्ति की, मतलब फिर नए जीव का निर्माण हुआ। तो जो ये बेसिकली आपका मिलर व यूरो का प्रयोग है ये ओपरिनवाद के सिद्धांत पर ही आधारित है। जैसा कि ओपरिनवाद का सिद्धांत भी इससे ही मिलता जुलता है तो इन्होंने ओपरिनवाद का समर्थन किया। जैसा कि ओपरिनवाद भी क्या था? ओपरिनवाद भी यही कहता है कि जो कार्बनिक अणु होते हैं उन्हीं से किसी भी नए जीव का निर्माण होता है। तो मिलर एवं यूरो ने भी 1953 में क्या किया कि जीवन की उत्पत्ति के संबंध में उन्होंने एक जैव रासायनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे ही हम मिलर व यूरो का प्रयोग कहते हैं। और इनके अनुसार उन्होंने क्या कहा कि जल में कई सारे कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण होता है और वही कार्बनिक पदार्थ आपस में लवणों के साथ क्रिया करके नए जीव का निर्माण कर देते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों जो जैव विकास के संदर्भ में मिलर व यूरो का प्रयोग है उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।